तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ अनुभवी शिक्षकों की टीम है। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ सामग्री मिलेगी, डेली क्लास नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू एनालिसिस भी होगा और डाउट क्लियरिंग सेशन भी 24/7 किसी भी समय आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 17वीं बीपीएससी के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया जिसकी फीस है 4,999 रुपए। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सक्षम के नाम से भी बैच लॉन्च हो गया, इसकी भी फीस उतनी ही रखी गई है। और एक बात बता दूं कि अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को इस सभी कोर्सेज में इनमें 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बैच लॉन्च हो गया है। और पीसीएस आरओ प्रीलिम्स के लिए एक संयुक्त बैच है, दोनों की पढ़ाई एक साथ होगी। उसकी फीस तो मात्र 1999 रुपए ही रखी गई है। अगर आप लोग पीसीएस प्री 2024 और मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च होगी जिसकी फीस 4,999 रुपए है। यहाँ पर भी वो आपको सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डीपीपी क्लास नोट्स, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन इत्यादि। ये सारा का सारा एचडी मटेरियल और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम के नाम से बैच लॉन्च हो गया जिसे आप देख सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और जो बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च। चलिए शुरू करते हैं। पहली सूचना है 8 को आएंगे चयन आयोग के अध्यक्ष, तय होगी कार्य योजना। पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो 8 तारीख को प्रयागराज आ रहे हैं। उसी को लेकर के ये सूचना है और लिखा है कि प्राथमिक से लेकर के एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष और उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल पहली बार 8 मई को आएंगे। वह 11 बजे सभी सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ में बैठक कर आयोग की आगे की कार्य योजनाओं पर विमर्श करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंच करके निरीक्षण करेंगी तथा अधिकारियों के साथ में बैठक कर अलग अलग बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। शाम 5 बजे लखनऊ लौट जाएंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष लखनऊ में आयोग के सभी सदस्यों से मिल चुके हैं। एक बार इनकी पहली मीटिंग हुई थी जब नियुक्तियां हुई थी लखनऊ में। पहली बार प्रयागराज में एलनगंज स्थित आयोग के कार्यालय में उनके साथ में बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में नए आयोग के तेजी से काम करने को लेकर के दिशा तय हो जाएगी और इसके लिए आयोग में तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक में आयोग में सृजित अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति, जो अभी अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों में समायोजन, लंबित मुकदमों और आवश्यकता अनुसार आयोग में नए पद सृजन सहित लंबित भर्तियों के संबंध में वार्ता हो सकती है। चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान लंबित 4,163 पदों की टीजीटी पीजीटी तथा एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,017 पदों की परीक्षा की तैयारी पूरी करने को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि चुनाव बाद परीक्षा कराई जा सके। इसमें वर्ष 2011 की टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान भर्ती का मामला भी उठ सकता है। 2011 की भर्ती है जिसका परिणाम तो जारी हो गया है बड़ी मुश्किल से, लेकिन अभी इसका साक्षात्कार होना बाकी है क्योंकि इसके लिए अभी साक्षात्कार अटका हुआ है और इसके अलावा नई भर्तियों के लिए अध्याचन को लेकर के भी निर्णय लिया जा सकता है चूंकि टीजीटी पीजीटी की एक नई भर्ती भी आनी है। और लिखा आयोग की वेबसाइट और पोर्टल को लेकर के चर्चा होने की संभावना है। हालांकि ये सारी की सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अभी आयोग की एक नई वेबसाइट बनेगी, नया पोर्टल बनेगा, उस पर भी चर्चा होगी। बैठक में शासन के कुछ और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या चीजें होती हैं 8 तारीख को। वहीं पर एक तो भीषण गर्मी है और दूसरा माध्यमिक स्कूलों में अब 1 घंटा और पढ़ाई होगी। यूपी बोर्ड से संबद्ध प्रदेश भर के 27,871 माध्यमिक स्कूलों में अब और 1 घंटे पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण की न्यूनतम अवधि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है और इसके लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में संशोधन करते हुए विशेष सचिव शासन उमेश चंद्र ने शुक्रवार को महानिदेशक को नई समय सारणी भेज दी है। पहले 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 से लेकर के 12:30 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 8:30 से लेकर के 2:30 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग थी। लेकिन अब सभी माध्यमिक स्कूल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 7:30 से लेकर के अब 1:30 बजे तक, ये देखिए ये 1 घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया और 1 अक्टूबर से
सुबह 9:30 बजे से लेकर के अब 2:30 की जगह 3:30 बजे तक संचालित होंगी। तो अब ये टाइमिंग बदल जाएगी। एक बात और बता दूं, अभी मैं 10 बजे के आसपास एक वीडियो डालूंगा जिसमें बहुत सारे बुजुर्गों से बातचीत हुई है, सरकार की नीति को लेकर के बेरोजगारों से भी बात हुई है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगली सूचना है, एक सप्ताह में पूरी हो जाएंगी 2 बड़ी भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया। एसएससी की सीएचएसएल भर्ती के लिए 7 मई तक होंगे आवेदन। अगले 7 दिनों में 2 बड़ी भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य कृषि सेवा भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल भर्ती शामिल है। इसके अलावा एसएससी की जेई भर्ती और यूपीपीएससी की चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पिछले महीने ही खत्म हो गई है। ऐसे में चुनाव के बाद परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। एसएससी अपना संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर चुका है और यूपीपीएससी की परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने का इंतजार है। टीजीटी पीजीटी की एक और सूचना, पहले इसको भी देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा, 18 लाख रुपए में बिके थे टीजीटी पीजीटी की नियुक्ति पत्र। अभी जो फर्जीवाड़ा आया था कानपुर में, उसी को लेकर के ये सूचना दी गई है। लिखा है 8 लाख एडवांस दे चुके थे। कई और जिलों में भी फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। शिक्षक की नौकरी पाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें, वो भी ऑथेंटिक रूप से। लिखा है शिक्षक की नौकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2021 में फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने 18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र खरीदा था। इन अभ्यर्थियों से भर्ती माफिया ने 8 लाख रुपए एडवांस ले लिए थे, बाकी 10 लाख नियुक्ति के बाद लेता, लेकिन मामला खुल गया। सभी के नियुक्ति पत्र फर्जी थे और इनके खिलाफ 29 अप्रैल को कानपुर की कर्नलगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो प्रतीक्षा सूची के नाम पर ये नियुक्तियां होती थी और उसी को लेकर के ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। सिपाही भर्ती को लेकर के भी सूचना है। कई राज्यों से जुड़े हैं पेपर लीक गिरोह के सदस्यों के तार। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट कराने वाले गिरोह के सदस्यों के तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। एसटीएफ और जिलों की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस तक सेंध लगा चुके हैं। बहुत ज्यादा मामले इसी तरीके के हैं जो परीक्षा एजेंसी वगैरह से जो पेपर निकले हैं। हमने एलटी ग्रेड में भी देखा था यूपी में, और आरओ में भी यही संभावना है, और पुलिस का तो सभी को पता ही है। लिखा कि इस प्रकरण की जांच ईडी द्वारा शुरू करने के बाद जांच का दायरा बढ़ सकता है और सिपाही भर्ती का पेपर लीक कराने वाले सदस्यों ने बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट कराया है। इसके जरिए उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्तियां भी अर्जित की हैं। इनके बारे में अब ईडी पता लगा रही है। ईडी के अधिकारी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की जांच शुरू होने के बाद में प्रेस संचालक अमेरिका भाग गए थे और एसटीएफ द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद वे पेश नहीं हो रहे हैं। तो ये जो पहली बात, जो प्राइवेट एजेंसियों से परीक्षाएं करवाई जाती हैं, ये चीजें बंद होना चाहिए। सरकार को अपनी खुद की संस्था बनाना चाहिए और प्राइवेट विद्यालय हैं, इनको भी सेंटर नहीं बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा सेंधमारी यहीं से होती है। और जो पेपर जो छपता है, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, वो भी राजकीय मुद्रणालय होना चाहिए, यानी कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए। चूंकि सारा खेल कमीशन का है, इसकी वजह से ये प्राइवेट एजेंसियों को चुना जाता है, प्रेस वगैरह को। यही चर्चाएं हैं। लिखा, राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग कराएगी एकेटीयू। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय अपने संबद्ध 750 से अधिक संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नए सत्र 2024-25 के अगले महीने प्रवेश की जो काउंसलिंग वो शुरू करेगी। और इसी के साथ इस बार भी पिछले सालों की तरह राज्य विश्वविद्यालयों में बीटेक, बीआर्क, बीफार्मा और एमबीए कोर्स की भी काउंसलिंग कराएगी। सीबीएसई के नतीजे 20 के बाद आ जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम 20 मई के बाद घोषित हो सकते हैं। परिणाम को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीबीएसई ने शुक्रवार को अटकलें थी और सीबीएसई ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट की। समय से नतीजे घोषित करने के लिए बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से कराया है। परीक्षाओं में इस साल करीब 39 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 52 पदों के लिए साक्षात्कार के बारे में बताया है। लिखा, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ओर से आयुष होम्योपैथी में प्रोफेसर तथा चिकित्सा अधिकारी के 8 पदों के लिए मई के तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार आयोजित करने की घोषणा की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 44 पदों के लिए भी इसी महीने के तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार होंगे। एनसीसी कैडेट की प्रदेश भर में बनेंगी 28,500 सीटें। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, इसको खारिज कर दिया गया। रोहिणी आयोग जो था वो ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण के लिए बनाया गया था, किस जाति को कितना आरक्षण का लाभ मिला है और क्या किया जाए किस। तो और हालांकि वो रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है, लेकिन वो ओपन नहीं की गई है।
तो उसी को ओपन करने के लिए ये याचिका दाखिल की गई थी और इसको जो है वो खारिज कर दिया गया है। जल्दी से कुछ भर्तियां भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती आई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 268 पद हैं, 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से वैकेंसी आई है सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट की 222 पदों पर 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने फी स्ट्रक्चर जारी कर दिया है कि किस कोर्स की कितनी फीस होगी और कुछ नए कोर्सों के बारे में भी जानकारी दी है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बीए LLB एमटेक डुअल डिग्री की प्रति सेमेस्टर फीस 25,000 रुपए होगी। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया है कि बी फार्मा की फीस जो है लगभग जो टोटल फीस है वो 55,000 होगी और 45,000 ट्यूशन फीस होगी। इस तरीके से बहुत सारे जो कोर्सेज की जो फीस है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। लेखपालों ने काम रोक दिया है और छात्र संकट में है। लेखपाल को सत्यापन के लिए जाति निवास इत्यादि के लिए प्रति आवेदन 5 रुपए मिलता है और वो पैसा नहीं मिला है, इसीलिए इन्होंने ये काम रोक दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है आय जाति निवास प्रमाण पत्र पर 2022 से भुगतान नहीं हुआ है और इससे लेखपाल नाराज हैं। लेखपालों के बहिष्कार से एक दिन में लटक गए 4,000 से अधिक प्रमाण पत्र। एडमिशन के सीजन में अधिक दिन विरोध चलने से हो सकती है जनता को परेशानी। और लेखपालों का कहना है कि सरकार शुल्क तो पहले ही ले लेती है, फिर देती क्यों नहीं है। ये देखिए लिखा, लेखपालों का यह भी कहना है कि सरकार आय जाति निवास प्रमाण पत्र जारी करने का पैसा पहले ही आवेदक से वसूल लेती है। दरअसल इन तीनों में से किसी एक प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की फीस 30 रुपए निर्धारित है और इसमें लेखपालों का 5 रुपए शामिल रहता है, लेकिन इसे लेखपालों को दिया नहीं जा रहा है। और लिखा है कि इस समय तमाम स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है जिसमें आय जाति और निवास प्रमाण पत्र की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। प्रतिदिन सभी तहसीलों को मिलाकर के तीनों प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन 4 से लेकर के 5,000 प्राप्त हो रहे हैं। इनकी आवश्यकता एडमिशन के अलावा तमाम पेंशन, स्कॉलरशिप, नौकरी भर्ती प्रक्रिया इत्यादि है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों को कितनी समस्या होगी। और लिखा कि ऐसे में लेखपालों का विरोध अधिक दिन तक चला तो हजारों लोगों के कई महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो रुक सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।